अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज़ खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत से, खुशबाश, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हुए अपनी मंजिलों की जानिब रवा दवा होते हैं और आपके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लाते हैं जो आपके लिए, आपके घर वालों के लिए फ़ायदेमंद हो। आपके अपने घर के एम्बियंस के हवाले से, आपके अपने घर के रिलेशनशिप के हवाले से, आपके रिस्क के हवाले से हम कुछ बातें करते हैं। हम खुद भी इल्म वो समेटते हैं और आप तक भी वो मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं। तो हमसे बस यही हमारी ख्वाहिश होती है कि आप प्रोग्राम को स्किप ना किया करें, ज़रूर देखें। शायद आपके लिए थोड़ी देर की बात होती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद और कारआमद साबित हो। वैसे तो खैर अब हर तरह का और हर एक के पास अपने गैजेट्स होते हैं। एक इन्फॉर्मेशन एक क्लिक के ऊपर और एक टच के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन कितने लोग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और कितने लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, ये बड़ा ज़रूरी है। आप अपने घर को जब देखते हैं, हर एक के घर का एनवायरनमेंट, हर एक के घर का माहौल, हर एक के घर का जो लाइफ स्टाइल है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन उस लाइफ स्टाइल को बेहतर और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, चाहे वो आप रिलेशनशिप के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। हम जब भी बात करते हैं मुल्क के हवाले से करते हैं, मुल्क की मईशत के हवाले से करते हैं, माशी हवाले से कर रहे होते हैं कि हम किस पीयर प्रेशर का शिकार होते हैं, हम उस पर बात कर रहे होते हैं और अपनी मईशत के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं कि मुल्क किन धाराओं पर जा रहा है। लेकिन मईशत का सबसे बड़ा घर जिसको कहते हैं गढ़ जो होता है वो आपका अपना घर होता है, जिसको आप अपने हिसाब से लेके चलते हैं। अब वो मईशत आपके घर के ऊपर कैसे रिफ्लेक्ट करती है और कैसे असरअंदाज होती है। कहते हैं ना कि हुक्मरान अगर थोड़ा सा भी थोड़ा ईमानदार हो और हुक्मरान अगर थोड़ा सा भी दूर अंदेश हो तो वो अपने घर को बिल्कुल उसी तरह से, यानी कि अपने मुल्क को वैसे ही लेके चलता है जिस तरह के उस मुल्क के हालात होते हैं। उसमें बेहतरी की जो कोशिशें होती हैं वो उसी हिसाब से कर रहा होता है, बजाय इसके कि वो अपनी टीमें की टीमें थिंक टैंक बना के रखे। लेकिन जहाँ पे उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि नहीं जी, मेरे मुल्क के हालात चूँकि अलग तरह के, तो मेरे मुल्क की स्ट्रैटेजी भी अलग तरह की होगी, उसकी प्लानिंग भी अलग तरह की होगी। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी घर की कोई खातून खाना होती है, किसी घर का मर्द होता है, वो उसी हिसाब से अपने घर को, अपने माहौल को लेके चलता है। लेकिन जो लोग दूसरे के हिरस करते हैं, यानी कि वो मुल्क जो दूसरे के मुल्कों को देख के उनकी तरक्कियों पे जाना चाहते हैं, फिर वो उस तरह से अपने मुल्क को फ्लरिश कर ही नहीं चाह सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ये बात अहम है कि आपके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, तो आपको सबसे पहले उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा और उस बेस को मजबूत करना होगा जिस पे उसकी बुनियादें लगी हुई हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके घर में जिस चीज़ की कमी है, आपको उन बुनियादों को मजबूत करना होगा। और जब भी बात आती है, मैं मुल्क के हवाले से करूँ, मैं घर के हवाले से करूँ, तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अहम होती है, जो हमारे लिए, जो हमें लगता है वो सबसे ज़्यादा अहम, तालीम और हेल्थ, यानी कि जो हमारे मेडिकल इश्यूज़ होते हैं। हम मुल्क के हवाले से भी बात करें, कहीं सेहत कार्ड बनवाए जा रहे होते हैं, कहीं कुछ और बनवाया जा रहा होता है। यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए, किसी भी एक बावकार और हेल्दी कौम के लिए ज़रूरी होती है। बिल्कुल इसी तरह आपके घर के लिए भी जो तालीम होती है, तालीम और तरबियत के साथ साथ आपकी जो सेहत है वो बड़े मैटर करती है। तो क्या वजूहत होती हैं घर में रहते हुए आपको बीमारियां घेरती हैं, या देखिए दुख बीमारी आना अल्लाह ताला की तरफ से होता है, लेकिन आप उनको दावत कैसे देते हैं? दावत देने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो आप अपने घर को उन बीमारियों के लिए दावत दे रहे होते हैं। माएँ अपने बच्चों का अगर पहले दिन से ख्याल रखें, उनकी डाइट का, उनके खाने का, उनके पीने का, उनको जंक फूड से दूर रखने का, प्रिजर्वेटिव्स आपकी बॉडी में ना जाने का, या और बहुत सारी चीज़ें। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जी आप चूँकि माशी तौर पर वीक हैं तो आपने गोश्त ही खिलाना या गोश्त नहीं खिला सकते, तो किसी और चीज़ में वो प्रोटीन्स नहीं होती। फिर उसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल आ जाता है, यानी कि आप कितनी कसरत करते हैं, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने बच्चों से को कितने फिजिकल एक्टिविटीज़ में डालते हैं। सिर्फ तालीम, सिर्फ तालीम, सिर्फ तालीम, या कमरों में बिठा के काउच पोटैटो बनाना, या अपने बच्चों को बाहर निकलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है उनकी हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए। और फिर अगर जो माँ बाप ये सब कुछ, ये प्रैक्टिसेस नहीं करते, या जो घर वाले खुद अपना इस तरह से ख्याल नहीं करते, या जो बीवियाँ अपना इस तरह ख्याल नहीं रखती, या जो खाविंद, जो उस घर के मर्द हजरात होते हैं वो अपना ख्याल नहीं रखते, तो फिर वो किन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं और उसके क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। और अब जैसे कि जो आजकल का जो दौर चल रहा है, हमने देखा है बड़े यंगस्टर्स में बड़ी बड़ी और बड़ी मोटी मोटी बीमारियां आती जा रही हैं। उन बीमारियों का सद्देबाब किस तरह से हो सकता है, क्या जब, जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि आप एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, तो वो एहतियात और इलाज क्या ये यंगस्टर्स में इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? मैं अगर कुछ बात करूँ आपसे हार्ट अटैक के हवाले से, तो यंगस्टर्स में इसकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब अगर आप किसी एक सब्ज़ी वाले को या एक रिक्शा वाले को उठाएं, उसको भी हार्ट अटैक के ज़रूर सारी बातें और सिम्टम्स पता होंगे, और साथ ही साथ उसको ये भी पता होगा कि उससे एहतियात किस तरह से या उससे कैसे बचाव मुमकिन है। लेकिन कोई अमल दरामद करता है?
नहीं करता। इसी के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही प्यारी मेरी मौजूद मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर शबाना नाज, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? तो ये जो एक थोड़ा सा एक वो मैंने पेश किया है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। आपको लगता है कि जो एक मैंने ये कुछ बेहतर अंदाज में लोगों को समझ आ जाए? बिल्कुल। देखिए, असल में हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है लाइफ स्टाइल जो हमने चेंज कर दिया है। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपने कहा हार्ट डिजीज़, यंगस्टर्स में कितने प्रॉब्लम्स हैं। पहले ये होता था कि अगर हम हार्ट डिजीज़ की बात करें तो वो आती थी एज 50 के बाद, 50-60 के बाद ओल्ड एज की एक डिज़ीज़ थी। लेकिन आप ये देखें कितनी फ़िक्र की बात है कि अब जो एज ग्रुप है वो यंगस्टर्स की तरफ जा रहा है। 30s में आपने देखा होगा, आप कितनी न्यूज़ सुनते हैं रोज़, 30s में 40s में हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेलियर हो गया। तो उसकी कई रीज़न होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है कि मतलब आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म कर लिया। ये भी कहते हैं जी पुराना चला आ रहा है, यानी कि अगर आपकी इनहेरिटेंस में है, ये भी तो बात होती है जी। फैमिली हिस्ट्री भी वो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यूजुअली यही समझा जाता है कि भाई स्ट्रेस बहुत है, और फिर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है कि भाई आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म कर दिया, आपको सपोर्टिव सिस्टम ख़त्म हो गया, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। ये तो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि मतलब बहुत कम इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेन और चीफ है वो है आपकी डाइट, जो आप खाते हैं, आपकी बॉडी में क्या जा रहा है, और वो जो भी आपने खाया वही बीमारी बन के जो है वो आपके सामने आता है। तो यही रीज़न है कि हमारा जो खाने का स्टाइल है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हमें हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं इसकी मिसाल थोड़ा सा अपने नाज़रीन को इस तरह से दे सकती हूँ कि मेरे घर में बड़ी प्लांटेशन हुई हुई है। सिर्फ मेरे एक टेरेस में एक बहुत बड़ा गमला रखा हुआ है, तो उसको ना मैंने अचानक से देखा कि उसके पत्ते काले होने, पूरे काले हो गए और वो झड़ना। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या वजह है। मैंने बड़ा गूगल किया तो उसमें किसी ने लिखा हुआ था कि सॉइल का फ़र्क है, कोई ये कह रहा था कि अच्छा सब जगह एक ही चीज़ है, पानी का कोई मसला है, कोई कह रहा है कोई बग आ गया है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर बड़ा मुझे जो है ना चीज़ें देखने को मिली। तो आखिर क्या मैंने उस वाले गमले में पानी गलत डाला था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपकी जो ग़िज़ा मिल रही है, न्यूट्रिशन, उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अनहेल्दी कर रही है या वो उसको मौत की तरफ लेके जा रही है। इसी पे बात करेंगे। नाज़रीन, आप कहीं नहीं जाइएगा। ये मिसाल सिर्फ एक छोटी सी मिसाल थी कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी जिन सवालों के जवाब आपको खुद मिल सकते हैं। तो अल्लाह के वास्ते अपनी सेहत का ख्याल रखें। वही जो आपने बात की कि लाइफस्टाइल कितना मैटर करता है, और हार्ट अटैक में, और जो यंगस्टर्स में हार्ट अटैक हो रहा है, तो सबसे पहले तो उसी सवाल की जाने बात। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा जो हम डाइट लेते हैं, सबसे पहले जो खाना है जो हमारे पेट में जा रहा है वही हमें ज़ाहिर है बीमारी की सूरत में बाहर आता है। अगर देखा जाए, अगर आप रिसर्चेस के ऊपर बात करें, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप नोट डाउन कर लें और उसी कॉम्पोजिशन समझ लें कि कितनी हमें लेनी है, तो वो बहुत सिंपल सी चीज़ें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी को खुद मुश्किल बना लिया। पहले हम खराबी पैदा करते, फिर कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे मेन जो हम यूज़ करते हैं, सॉल्ट। अगर आप सॉल्ट की बात करें, WHO जो है वो रिकमेंड करता है कि 3 ग्राम से ज़्यादा, 3 से 5 ग्राम से ज़्यादा जो है वो सॉल्ट आपने पर डे नहीं लेना। अच्छा, 5 ग्राम सॉल्ट होता कितना है? 1 टीस्पून होता है? जी, टीस्पून से भी कम होगा ना। 5 ग्राम अगर 1 टीस्पून भी हुआ, फर्ज करें टीस्पून से, तो एक आदमी 1 टीस्पून तो खा ही नहीं सकता सॉल्ट, क्योंकि अगर आपका पूरी जो हांडी है वो पक रही है, उसमें भी 1 टीस्पून होता है, वो सारा तो आपने वही मैं बता रही हूँ कि 3 to 5 ग्राम से ज़्यादा आपने सॉल्ट लेना ही नहीं है। लेकिन जो रिसर्च हुई, 15 साल से रिसर्चेज हो रही हैं, उसमें बताया कि जितनी भी हमारी एशियन पॉपुलेशन है, वेस्टर्न को तो छोड़ दें, तकरीबन 11 ग्राम जो है सॉल्ट पर डे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये है कि जो भी प्रोसेस्ड फूड है, जो चिप्स आप ले रहे हैं उसमें कितना सॉल्ट होता है, प्रोसेस फूड में कितना, मार्जरीन लोग बड़े शौक से खा रहे होते हैं, उसमें कितना सॉल्ट होता है। आप ये देखिए, हम जो चीज़ें खा रहे हैं, खाने में बेशक हम थोड़ा सॉल्ट डालते हैं, हम कहते हैं हम बड़ी एहतियात करें जी, हम तो कम नमक खाते हैं, लेकिन जितना भी हम ये जो प्रोसेस फूड की सूरत में ले रहे हैं, टाइम तो ये भी आ गया डॉक्टर साहब कि लोग रोटी में भी नमक मिला के खाते हैं। बिल्कुल, आटे में जो है, आटे में भी नमक, चाय में भी नमक, मतलब आप एक प्रोपोर्शन रख लें कि भाई हमारा पोर्शन इतना होना चाहिए कि 3 से 5 ग्राम, कोशिश ये करें। अगर आप 3
टीम पे ही रखें, टीम पे कोशिश तो रखें, करें। क्योंकि सोडियम वैसे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे सॉल्ट की बात हम करें, सोडियम क्यों इतना ज़रूरी है ये भी ज़रूर बताइएगा। सोडियम हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, हमारी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चलाता है, हमारे मसल्स के लिए ज़रूरी है। सॉल्ट खत्म हो जाता है ना बॉडी से। आपके जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है, हार्ट के लिए ज़रूरी है, हमारे केमिकल रिएक्शंस के लिए ज़रूरी है, हमारी बॉडी का एक्शन पोटेंशियल जो हमारे सिस्टम चल रहे होते हैं उन सब के लिए सोडियम ज़रूरी है। और सोडियम आता कहाँ से? जो खाना हम खाते हैं। अब वो उसकी एक ख़ास जो है क्वांटिटी हमें दरकार है। अगर आप उसको एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो वो हमारे लिए हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक उसकी बाइस बनता है। डॉक्टर जब भी मैं आपसे बात करती हूँ ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं आपको से माजरत इसलिए करती हूँ कि इतने सवाल आ रहे होते हैं। जी जी जी। तो मुझे ये बताइएगा, कुदरती नमक भी चीज़ों में मौजूद होता है। अगर हम सब्जियां बना रहे हो तो उनका अपना भी एक नमक होता है, फ्रूट्स हैं उनका अपना भी एक नमक होता है जी। वो भी तो मैटर कर रहा होता है ना, कहीं वो भी तो जमा हो रहा होता है। जी, उसी के मद्देनज़र रखते हुए WHO ने जो रिसर्च बेस्ड की कि भाई जो हम चीज़ें खाते हैं उसमें भी होता है, तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी को 3 to 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि उन सबको उन्होंने कैलकुलेट करके एक हमें फिगर दे दी। बहुत आसानी से हमारे पास है कि हमने इससे ज़्यादा नहीं खानी। अब हम प्रोसेस फूड खाए जा रहे हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर, ये और अच्छा सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हम बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं वो है जो सैचुरेटेड फैट। 2 तरह की फ़ैट होती है, एक होती है सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फ़ैट वो होती है जो कि रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है, ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसको। और एक होती है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और सैचुरेटेड फ़ैट। सैचुरेटेड फ़ैट वो होती है कि रूम टेम्परेचर पे वो जमी रहती है, यानी वो जम जाती है हमारी बॉडी के अंदर जाके, जैसे जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं और जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स में अगर आप देखें मीट है, मटन है, चीज़ है, बटर, हाँ, ये सैचुरेटेड है। ये मतलब अंदर जाके जैसे दिख रहे हैं ये अंदर भी वैसे ही चले जाए। जी जी बिल्कुल वैसे ही जाके बॉडी के अंदर ये नुकसान कहते हैं। यूजुअली जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि 5 से 6% जो आपकी खुराक है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट होनी चाहिए, ठीक है। अब 5 से 6%, बाकी आपने ऐसा करना है कि आपने सैचुरेटेड फैट को कम करना है और अनसैचुरेटेड फैट को आपने बढ़ाना है। आपसे एक सवाल करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर आप मटन बना रहे हैं तो उस मटन में आपने मटन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्स्ट करें कि कहते हैं कि जी आप रेड मीट वैसे नॉर्मली कम खाएं ना खाएं, लेकिन अगर आपने मटन का कीमा बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं फ़ैट लगा होता है और वो जब आप कुकिंग करते हैं तो वो फ़ैट भी बाहर आता है। या लोग बहुत चिकना गोश्त खाने के आदी होते हैं तो वो बॉडी में जाके सैचुरेटेड हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक सवाल ये था कि पुराने वक्तों में लोग जो देसी घी का इस्तेमाल करते थे, ये हमारी सेहतों पे कुछ बेहतर असर डालते हैं? डॉक्टर साहब आप बता रही थी। जी बिल्कुल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल 2 तरह के मैंने बताया फैट्स हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। अक्सर आप जब आप कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल कराते हैं, आप लिपिड प्रोफाइल, तो आप देखते होंगे एक गुड होता है और एक बैड होता है, HDL और LDL। गुड कोलेस्ट्रॉल जो है जब आप अपनी बॉडी में ज़्यादा करते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन, अगर आप एक को ज़्यादा कर देंगे ना तो बैड खुद ब खुद ही कम हो जाएगा। अच्छा, जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, सीड ऑयल्स हैं, और जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं घी है, घी है, ये सारे बैड घी की बात जी बनास्पति घी, ये बैड कोलेस्ट्रॉल में आता है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल में, जैसे आपने देसी घी की बात की, कोकोनट ऑयल आ जाता है, फिश ऑयल आ जाता है, ऑलिव ऑयल आ जाता है, ये सारे गुड कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं डॉक्टर साहब, हर बंदा तो नहीं अफोर्ड। अच्छा, देसी घी का तो ये है कि आप जो दूध इस्तेमाल करते हैं, लोग मलाई से उससे मलाई से भी देसी घी निकालते हैं, प्योर होता है। और उसके अलावा ये कि जब आप बड़े बड़े चम्मच भर के ऑयल के आप हांडी में डाल रहे होते हैं तो उसके बजाय आप देसी घी का आधा क्वांटिटी डाल दें, 1/4 डाल दें। वो तो सिर्फ ये तो सिर्फ ज़बान का आपका कहना ये है कि शक्ल के ऊपर ना जाए ना कि इतने तहे लगे, बिल्कुल न्यूट्रिशन के ऊपर जाएं। तो हर चीज़ एतदाल में इस्तेमाल करें। और जहाँ तक गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के लिए इतना अच्छा है। जैसे मैंने कहा, हमारी जिस्म में अल्लाह ताला ने चर्बी का भी, देखिए 5 बैलेंस डाइट की जब हम बात करते हैं ना तो 5 चीज़ें आती हैं। कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी दे रहा होता है। अब लोग कार्ब्स बिल्कुल छोड़ देते हैं, आटा छोड़ देते हैं, मटन छोड़ देते हैं, बीफ भी बिल्कुल छोड़ देते हैं। ये चीज़ गलत है, आप वो भी चीज़ें लें। उसके बाद जो है प्रोटीन, या बिल्कुल प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे मसल्स को बनाता है। हमारी बॉडी जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। हमारी बॉडी का जितने भी सिस्टम्स हैं वो प्रोटीन, बहुत सारे लोग बिल्कुल प्रोटीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। नई डाइट्स आ गई है ना, वो भी खतरनाक है। सिर्फ आपने देखें बॉडी में अगर जैसे
कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जब हम जो खुराक में लेते हैं, शुगर जो लेते हैं, उसको कन्वर्ट करती है एनर्जी में प्रोटीन। अब अगर आपने कार्ब्स ही नहीं लिए तो प्रोटीन का काम तो डिस्टर्ब हो गया। वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मिकदार से लेगा, वो कहाँ से एनर्जी कहाँ से लेगा। एनर्जी कन्वर्ट होने के लिए आपको उसकी प्रोटीन की यानी ज़रूरत होती है। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, एंजाइम्स है। तो ये जो रिसर्चेज आई कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने, आपने प्रोटीन भी लेनी है, फैट, हमारे ऑर्गन जितना हमारा दिल है, गुर्दे हैं, उन सब की गिर्द फैट की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अगर वो लेयर हट जाए तो वो ऑर्गन जो है शॉक की वजह से डायरेक्टली डैमेज हो सकते हैं। तो कुदरत ने, अब जैसे हम सैचुरेटेड फैट की आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह स्टेबलाइजर लगाए जाते हैं, बिल्कुल, तो ये मेम्ब्रेन जो है ये आपको स्टेबलाइजर होती है जो आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। हाँ, कुशन प्रोवाइड कर रही है। अब इसी के साथ साथ, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर हमें एक प्रोग्राम में तो मुझे नहीं लगता, लेकिन जो एक हमारा एक मसला था जो आपने भी जिक्र किया कि यंगस्टर्स 25 साल से लेके इसमें इतना हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? जी, एक तो सॉल्ट का मैंने आपको बताया, सेकंड आपको सैचुरेटेड बताया, थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर। शुगर का भी जो WHO रिकमेंड करती है, हर एक चीज़ को रिसर्च बेस। देखिए आजकल तो इतना आसान है, रिसर्च हुई, इतने साइंटिस्ट, इतने फिजिशियन, इतने डॉक्टर्स आप लोगों के लिए रिसर्चेस कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद बता दिया 30 ग्राम से ज़्यादा पर डे, यानी 6 चम्मच चीनी से ज़्यादा आपने 24 घंटे से में नहीं लेनी। अब देखिए 6 चम्मच भी बहुत होती है, कोशिश ये करें। अब इससे भी ज़्यादा आप लेना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक की सूरत में आप ले रहे हैं, आप मिठाइयों की, हमारे यहाँ मिठाइयों का बहुत ज़्यादा शौक है, हर तरह की तो मिठाई है, हर जगह पे हमारे मिठाई। ये भी तो हो सकता है रोज़ तो कोई मिठाई नहीं खा रहा, कभी खा ली, यानी अगर आपने 15 दिन में एक मिठाई खा ली तो वो काबिल कबूल है। वो काबिल कबूल है, लेकिन हमारे यहाँ 15 दिन में नहीं खाई जाती। देखिए शुगर या ग्लूकोज जिसको है वो एक फॉर्म में नहीं होता, रोटी में भी ग्लूकोज होता है, आपके केक में भी होता है, बेकरी के आइटम्स में भी होता है, हर चीज़ में भी होता है, फ्रूट्स में भी फ्रूट शुगर होती है। तो आपने ये करना है कि 30 ग्राम एक क्वांटिटी रख लें, आपको मना नहीं करे, आप खा सकते हैं। 6 चम्मच चीनी काफ़ी क्वांटिटी होती है। और ये भी रिसर्च ने, बड़ी लंबी रिसर्च हुई इस पे, गोरों ने की यहाँ पे एशिया में, कि जो जिन लोगों की खुराक में, अब कैलोरीज हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है ना, शुगर से ही मिलती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज, ये शुगर को ही कहते हैं ना। अब जिन लोगों की खुराक में 25% हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिली है, 25% वो शुगर से मिली है, यानी वो शुगर की प्रोडक्ट से। तो उन लोगों के अंदर हार्ट डिजीज सबसे ज़्यादा होती हैं। यानी वो लोग जो चीनी के ज़रिए अपनी बॉडी में कैलोरीज इनटेक कर रहे होते हैं, और उनकी बॉडी की, जैसे होता है ना, बच्चे स्वीट्स खा रहे हैं, बच्चों को भूख नहीं लगती क्योंकि वो अपना शुगर लेवल, अगर हमारा शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है तो हमें भूख नहीं लगती, ठीक है ना। आपने देखा नहीं, डायबिटीज़ पेशेंट बार बार उनको भूख लगती है क्योंकि उनका शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो बॉडी कहती है ऐसा ना हो कि शुगर लेवल ड्रॉप। खाते हैं ना, बहुत तेजी से खाते हैं, और जब तक उस लेवल पे नहीं आते वो खाते रहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि इंसुलिन लेते हैं, कम हो जाती है, तो फिर बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक जो है वो होमियोस्टेसिस कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है कि जो बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी मेंटेन। इसी के साथ साथ मुझे बताएं कि अगर कोई शुगर ही नहीं लेता फिर तो वो ज़ाहिर है हाइपो में चला जाएगा। वो क्या चीज़ होती है? वो हाइपो मतलब कम शुगर हो जाएगी, उसका बीपी लो हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, मसल क्रैम्प्स आ जाएंगे। शुगर लेना भी जरूरी है। शुगर भी, अब जो हम घरों में शुगर, वाइट शुगर इस्तेमाल करते हैं, इसके सब्स्टिट्यूट क्या है? अभी आपने जैसे ऑयल के बता दिए कि आप ये कर लें, आपने उसका बता दिया कि सोडियम कितना ज़रूरी है। अब मुझे बताएं कि जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं फिर उसका क्या काम? देखें चीनी प्रोसेस जब हो गई ना तो फिर उसके अंदर केमिकल्स आ गए। वाइट तो जो क्या करें उसके गन्ने की जैसे शुगर निकलती, गुड़ निकलता है, वो आपका नेचुरल फॉर्म में होता है, उसमें कोई इतना प्रोसेस हो। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि चाय में जी 2 चम्मच हमने ब्राउन शुगर डाल ली तो बस हम तो अब डाइट पे हैं। ऐसा नहीं है, कैलोरीज दोनों में सेम है, वाइट में, और लेकिन ये है कि न्यूट्रिशन की वैल्यूज के हिसाब से अगर देखा जाए कि वो इतनी प्रोसेस से नहीं गुजरती। ब्राउन शुगर भी तो प्रोसेस आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। तो अब इसका मतलब है कि खुद ही गुड़ लेके आए या उसकी शक्कर बनवा लें, या हनी ले लें, हनी ले लें, या गुड़ की जैसे पुराने जमाने में होता था, शक्कर हाँ उसको कूट लें, कूट के आप उसको फिर डालें। लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज का कितना रोल है? बिल्कुल, जो चीज़ हम खा रहे हैं अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो स्टोर होगी। ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब जो WHO रिकमेंड करती है हर आदमी के लिए 30 मिनट्स की वॉक, मतलब 5 डेज इन अ वीक बिफोर ईटिंग हो या खाने के 2 घंटे के बाद भी आप कर सकते हैं। अब ये उस सूरत में इसमें ऑल्ट्रेशन की गई कि भाई आप अगर जैसे आप वर्किंग लेडी हैं या आप स्कूल गोइंग हैं, आप नहीं कर सकते तो ना करने से बेहतर है कि आप खाने के 2 घंटे के बाद कर लें। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि उसके साथ 20 मिनट की एक्सरसाइज
अगर आप ये दोनों चीज़ें डालें। अच्छा, इसके अलावा हाइड्रेटेड रहना, पानी बहुत ज़्यादा आपने पीना है। पानी पीने से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो आपके वॉश आउट हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अहम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, 7 से 8 घंटे आप सोते हैं तो आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं। रात में जो आपका हार्मोन है मेलाटोनिन वो रिलीज़ होता है। उसके अलावा जैसे आपके अगर जैसे और सेकंड जो है जैसे अल्कोहल और ये स्मोकिंग जो लोग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो निकोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा आपको पता है डेंजरस है। तंबाकू, गुटखा, पान, इन सब में तंबाकू होता है, निकोटीन होती है, हमारे खून की नालियों को तंग करता है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक्स होते हैं। तो ये चीज़ें तो आपने रोकनी है, ये हेल्दी हैबिट्स में आ जाती हैं। और उसके साथ साथ स्ट्रेस को कोशिश ये करें। देखिए, आप लोग ये कहते हैं कि स्ट्रेस हर एक को है, ठीक है, मानते हैं हर एक को स्ट्रेस है। अब आपने कोशिश ये करनी है, अगर आपने कहते हैं अगर आपने किसी को भूलना है तो उसकी बुरी चीज़ों को याद रखो, और अगर आपने किसी को माफ़ करना है तो उसकी अच्छी चीज़ों को देखें। तो आपने स्ट्रेस में स्ट्रेस तो है ना, हाँ स्ट्रेस है लेकिन कम हो जाता है। हाँ। आप अल्लाह से जुड़ जाएं, नमाज पढ़ें। कहते हैं ना मायूसी जो है वो हमारे मज़हब में हराम है। आप मायूसी ना करें, आप मतलब पॉजिटिव थिंकिंग कर देना अपने दिमाग को, पॉजिटिव थिंकिंग जिसे कहा जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। नेगेटिव थिंकिंग आपको स्ट्रेस की वजह से, देखें कितना लिंक आपको मैं बताऊं, जब आप परेशान होते हैं कॉर्टिसोल रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन है। कॉर्टिसोल आपकी शुगर को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को करता है, ब्लड प्रेशर को करता है, ब्रीदिंग रेट को करता है। अगर आप एक थोड़ा सा आपने स्ट्रेस लिया, स्ट्रेस से कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, आपको हार्ट अटैक, आपको स्ट्रोक, आप ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब। सबसे बेहतर नहीं है कि आप खुश रहें, खुश रहने दें लोगों को। देखें, जो लोग खुद खुश नहीं रहते उनका काम क्या है, वो दूसरों को भी खुश नहीं रहने देते। वो खुद स्ट्रेस में होते हैं ना, अगर वो किसी को खुश देखते हैं तो उनकी कोशिश होती है उसको भी स्ट्रेस दें, उसे भी कोई ऐसी बात बोलें। वो ये नहीं सोचेंगे ये खुश है तो मैं इससे मतलब ये चीज़ सीखूं कि वो क्यों खुश है। हम क्या करते हैं, अपना स्ट्रेस उसको देने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। बड़ी अच्छी आपने बात की। अब इनके साथ साथ ही चलें, ये भी हो गया और ये भी जो आपने बताया। अब आखिरी एक सवाल ये आता है, अब किसी को हो ही गया हार्ट अटैक, फर्ज कर लें, 2-3 तरीके, एक होता है आपका ओल्ड एज में आके या 60 के बाद हो रहा है, और एक यंगस्टर्स में हो रहा है। तो उसकी प्रिवेंशन की मतलब एक तो हो गया ना, अब आपने उसको एहतियात क्या करनी है वो भी ज़रा नाज़रीन को बताएं। वो पता है क्या, हमारे पाकिस्तान में यही होता है कि कहते हैं ना, अब क्या पछताना जब नहीं, वो बिस्तर को ना पकड़ लेना। हाँ, पता है वो ये करते हैं लोग कि अब भाई हमें ऐसा हो गया तो अब हमने दुनिया छोड़ देनी है। लेकिन देखें, बहुत सारे लोग जो हमारे एक्सपोजर में आते हैं तो उसमें मैंने देखा है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बहुत, उनकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है और बल्कि वो पहले से ज़्यादा हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ आ जाते हैं। मैंने जो देखा है, कुछ होते हैं जो कि नेगेटिव सोच करते हैं, बिस्तर पे लेट गए, सारे लोग उनके इर्द गिर्द जमा रहे हैं और वो कोई काम नहीं करते, जॉब छोड़ देते हैं, 24 घंटे अपने बिस्तर पे रहते हैं, वो अपने आप को मज़ीद मारने की तरफ लाते हैं। हमेशा अगर आपको किसी को ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक हुआ है या आपका बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुई है, तो उसमें आप भले कितनी दवाएं खा लें, लेकिन अगर उसके साथ आपने एक्सरसाइज, अपनी वॉक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, पानी का ज़्यादा पीना और आपने बिल्कुल ये जैसे मैंने कहा सैचुरेटेड फैट ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें अगर आप रखेंगे तो ही आपके ऊपर दवा भी असर करेगी और आपका बाईपास भी कामयाब होगा। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बाईपास, क्योंकि इसका एक ख़ास ड्यूरेशन होता है कि इतने अरसे के बाद फिर फॉलोअप, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो तो दोबारा। मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग हैं जो इतनी एहतियात करते हैं, 15-15 साल, 20-20 साल तक उनका बाईपास बिल्कुल ठीक है। तो उसकी रीज़न, हाँ, उसकी वजह ये होती है कि वो लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ आ जाते हैं। जब भी किसी को अगर ऐसा प्रॉब्लम हो, बजाय इसके कि आप अपने आप का दिल छोड़ दें, जितनी विल पावर स्ट्रांग होगी आप उतना इस बीमारी को काबू कर सकें। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया। डॉक्टर साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी, फिर वही सवाल आता है कि यंगस्टर्स में जो इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं ताकि वो सुने? देखें, जितने भी यंग लोग हैं उनको अभी पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी है उनके लिए, स्टडी में भी आगे अगर आप बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो सेहत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती है। अगर आप फिज़िकली सही नहीं होंगे तो आप ना अच्छा पढ़ सकेंगे, ना अच्छा खा सकेंगे। तो कोशिश ये करें, अच्छा खाएँ, हेल्दी लाइफ स्टाइल, अगर आप अच्छा खाएँगे लंबी ज़िंदगी गुजारेंगे, कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। अपने खाने के ऊपर तवज्जो दें, फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वॉक, और ये जो है आपने लैपटॉप और इस पे ज़्यादा टाइम ना गुजारें, स्क्रीन टाइम अपना कम करें। ये बस ये सारी चीज़ें। और माँ बाप के लिए अपने बच्चों के हवाले से, क्योंकि होता ये कि ये 18-20 साल के जब हो जाते हैं ना बच्चे, तो कंट्रोल नहीं होते।
जी। तो माँ बाप क्या करें उनके लिए? माँ बाप को चाहिए जैसे कि उनको टाइम दें, बाकायदा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चों को गैजेट्स दे दिए तो बच्चे उसी में मसरूफ़ रहें। उनको चाहिए कि एक फैमिली टाइम रखें। अच्छा, इसके साथ साथ एक और अहम सवाल मुझे याद आ गया जाते जाते, मेंटल हेल्थ का कितना रोल प्ले करता है बच्चों में आजकल? ये भी बहुत होता है ना, तो माँ बाप को कितना उनको कीन रखना है, और साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का कितना अमल दखल होना चाहिए अगर आपको लगे कहीं भी कुछ डेविएशन? देखिए, किसी का रोल नहीं है, बस अगर आपको हेल्थ का पता चल जाए। WHO की डेफिनेशन है, हेल्थ इट इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। अगर आप बीमार नहीं हैं, लेकिन अगर आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और सोशली अगर आप ठीक नहीं है, इसका मतलब आप हेल्दी नहीं है। मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। मुझे बताएं बात, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे हम कभी कभी बात कर रहे होते हैं, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, हम बात कर रहे थे, कहते हैं, और ये बात मुझे किसी हद तक मुझे अट्रैक्ट भी करती है कि जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास वो लोग जाते हैं जो वीक होते हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने सख्त और इतने प्रैक्टिकल हैं कि हमें कोई फैसले करने होते हैं ना, हमारे पास अपनी थॉट्स होते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। तो क्या हर बंदा, और क्या वाकई साइकोलॉजिकल इफेक्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट से जाने के बाद फ़र्क पड़ता है? क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं मेरे ही जाने जिन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट की और वो कॉन्स्टेंटली साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन आज भी अगर वो मेरे साथ मेरा उनका आमना सामना हो तो वो कोई ना कोई ऐसी ख़राब या कोई चीज़, हम उनका ना ख्याल रख रहे होते हैं कि कहीं ये बेचारे यूं ही ना हो जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर ही देते हैं। देखिए, उसमें अगर कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर, उसके ट्रीटमेंट के स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले तो सेल्फ होता है कि आपने खुद से अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, आइसोलेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे, वो आपका अपनी ऐसे। अगर आपसे खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आपने अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना है। थर्ड पार्ट जो होता है फिर डॉक्टर को इन्वॉल्व करना। फोर्थ में जो है कि फिर आपने हॉस्पिटलाइज होना होता है कि अगर किसी को भी कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, अच्छे साइकेट्रिस्ट, अच्छे साइकोलॉजिस्ट का ये ड्यूटी है कि वो अपने पेशेंट को। ये कैसे पता लगेगा अच्छा साइकेट्रिस्ट और अच्छा साइकोलॉजिस्ट? चले मुझे बता। देखिए, हर डॉक्टर की प्रैक्टिस बताती है कि वो कितना बेहतर है। कैसे पता लगेगा? रिव्यूज आप उसे देखें, रिव्यूज देखें, आप पेशेंट डॉक्टर की प्रैक्टिस देखें, उसके पेशेंट कितने आप हैं। 2-4 नाम तो रेकमेंड करें ताकि जो बेचारे देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जड़ यहीं से शुरू होती है बीमारियां। देखें, ऐसे तो मतलब ऐसे तो आप किसी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि बाकी नाराज हो जाते हैं। बात यह है कि आप जाएं, आप देखें कि उसके कितने पेशेंट है, उसके पास कितना रश है, रश कितना है। जो डॉक्टर अच्छा होगा ऑटोमेटिकली उसके पास रश होता है, क्योंकि लोग जो है एक से सुन के दूसरा आता है। फिर जो पेशेंट वहाँ बैठे हैं, उन पेशेंट से नहीं, उनके अटेंडेंट से फॉलो अप लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शबाना नाज हमारे साथ मौजूद थी। मुझे ऐसा लगता है मैंने आज डॉक्टर साहिबा को बिल्कुल निचोड़ लिया। जो कुछ मैं पूछ सकती थी और जो कुछ मैं कर सकती थी, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब आप नाराज नहीं हुए होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो अपने नाजरीन तक पहुँचाऊँ और वो भी इस इल्म से मुस्तफ़ीद हो और अपने घर और अपने घर वालों का ख्याल रख सकें। तो जनाब, प्रोग्राम में आज अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ उज़्मा एजाज़ खान, पाकिस्तान जिंदाबाद।